खामोश होंगे तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं नहीं पढ़ा। ये इजाजत दे दी, बड़ी मेहरबानी बनाओ। हमने कल क्या लिखा जी, डैम्पिंग का वर्ड हमने स्टार्ट किया और हमने उसके एक्सप्लेनेशन के लिए अल्फाज का इंतखाब ऐसे किया कि कैसे डिफाइन करें इसको। इट्स अ फिनोमेना इन विच व्हाट वाज डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, एक बुनियादी बात हमने कर ली, फिर उसकी एक वजह बयान करने की कोशिश की कि एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होती है, मतलब या ऑसिलेशंस क्यों डाई आउट होती हैं। क्या लिखा था हमने, ड्यू टू क्या, ड्यू टू द डिसिपेशन या लॉस ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी इनटू क्या, इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। असल में मैंने अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इसलिए लिखा कि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो पता चले कि वो जरूरी नहीं है कि थर्मल में ही डिसिपेट हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो साउंड या हीट में ही कन्वर्ट हो रहा हो, क्या पता वो किसी और फॉर्म में भी एनर्जी को जो है वो डिसिपेट करवा रहे हो। तो बुनियादी तौर पर मैंने यहाँ अदर फॉर्म लिख दिया। आगे करेंगे सच एज क्या क्या, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कौन कौन, दैट इज हीट या साउंड या थर्मल एनर्जी इफ क्या, if the resistive force is frictional force of the medium। यहाँ तक इसकी परेशानी है। सो आप भी अगर यहाँ पे अदर फॉर्म्स नहीं लिखना चाहते और सीधा सीधा लिखते हैं डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी या इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी, तो वहां से आप मेंशन कर दीजिए सिंस द या इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स या द रेजिस्टिव फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जो कि अक्सर क्या होगा, अभी का जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में तो रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर मैं फ्रिक्शन को ही रिप्रेजेंट करूंगा, या मैं किसी और रेजिस्टिव फोर्स की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं 2-3 दफा बयान कर चुका हूँ कि जो रेजिस्टिव फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का मतलब अलग से कायम रहना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से ऑसिलेशंस होती हैं, रेजिस्टिव फोर्स वो फोर्स है जो ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करवाती है, ये ऑसिलेशंस को डाई आउट करवाती है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? तो इस डेफिनेशन के बाद अगर आप मुझसे इस सिचुएशन की कोई एग्जांपल पूछेंगे तो उसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल ये झूले वाली है कि झूले का अगर आप स्विंग एक दफा दे के छोड़ दें तो क्या होता है, हवा की फ्रिक्शन की वजह से या जो जहाँ पे उसके स्प्रिंग लटकी हुई है, तो उसका चेन जहाँ से हुकअप हुआ है, वहां की फ्रिक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, जो ऑसिलेशंस हैं वो डाई आउट करती हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो डिक्रीज करता है, एंड यू नो मैकेनिकल एनर्जी दैट वाज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वो आपस में इंटर कन्वर्ट होने के साथ साथ मीनवाइल क्या करती हैं, वेस्ट भी होती हैं और डिसिपेट भी होती हैं, जिस वजह से हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। तो अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं देखेंगे, फॉर एग्जांपल when a swing is swung in air, example में लिखेंगे when a swing is swung in the air, its oscillations die out eventually। When a swing is swung in the air, its oscillations die out eventually due to the air friction or surface friction, due to what due to air friction or क्या नाम था, surface friction। such oscillations in which amplitude decreases, such oscillations in which the amplitude decreases are known as damped oscillations, are known as damped oscillations। Damped oscillations। Underline the word damped oscillation।
मुझे बात बताइए, ये डैम्प ऑसिलेशंस की ये काम करते हैं। कल आपने डैम्पिंग की डेफिनेशन लिखी, तो ऑलमोस्ट वैसी डेफिनेशन डैम्प ऑसिलेशंस की आएगी। तो लेक्चर पेपर में क्या कहता है कि फ्री ऑसिलेशंस क्या हैं, तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या हैं, तो डैम्प ऑसिलेशंस क्या हैं। खैर मैंने फ्री और फोर्स की तो बात नहीं की। हाँ, डैम्प ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं, वही जुमला लिखता हूँ जो आपने कल लिखा हुआ था। कैसी ऑसिलेशन लिखे? दोज ऑसिलेशंस इन व्हिच, लेकिन यहाँ पे मैं एक लफ्ज ऐड करवाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं मैं क्या ऐड करता हूँ यहाँ। लेकिन दोज ऑसिलेशंस इन व्हिच द एम्पलीट्यूड of the oscillating system, those oscillations in which the amplitude of the oscillating system decreases exponentially with respect to time. Decreases क्या जना था? Decreases exponentially with respect to time due to the dissipation of mechanical energy into other forms of energy. दोबारा बोल देता हूँ, those oscillations in which the amplitude of the oscillating system decreases exponentially with respect to time due to the dissipation of mechanical energy into what? Into other forms of energy. Into other forms of energy such as heat and sound. Such as क्या? Such as heat and sound. That is due to the frictional effects of the medium. That is due to the frictional effects of the medium. अच्छा, अब देखें, अब मतलब अब जो मैंने जुमला लिखा है उसमें ना इट्स नॉट जस्ट कि मैंने एम्पलीट्यूड का डिक्रीज एक्सप्लेन करना है। अब मैंने आपको एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया, ये वाली बात भी एक्सप्लेन करनी है। तो काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा इन द टर्म्स ऑफ क्या, इन द टर्म्स ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी, और जो भी किसी और फॉर्म में अगर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को कंसल्ट करके देखते हैं कि कौन सा उसमें फैक्टर है जो कम हो रहा है या ज्यादा होने की कोशिश हो रही है। ये काम करिए, एक्सप्लेन सवाल, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डैम्पिंग, explain the phenomena of damping using the equation of energy, using the equation of energy. Explain the phenomena of damping using the equation of energy. अच्छा, मुझे बात करें किस एनर्जी का जिक्र करूं? क्या हो रहा है डैम्पिंग के दौरान? क्या होता है बेसिकली? होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती है जो क्या कर जाती है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या डिसिपेट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी की डिसिपेशन होती है, कैसे होती, किस वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ऑफ क्या, ऑफ द मीडियम। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज कौन सी? हीट एंड साउंड। ओके, तो इस पूरे फिनोमेना की वजह से क्या होता है, इस पूरे फिनोमेना की वजह से होगा क्या, वो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे बात है, जो मैकेनिकल एनर्जी की जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या है, और इस टोटल एनर्जी को हमने सिंपल क्या दिया था, E नॉट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। यहाँ तक इसको मसला है। ओके, मुझे बात बताएं कौन कौन सी चीजें जो चेंज हो रही है, कौन सी नहीं चेंज हो रही है? हाफ तो हाफ होता है भाई, हाफ तो चेंज है। mass of the oscillating system पूरी चेंज नहीं होता। ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा, तो उसका वो क्या होता है, वो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई
over t. And if you remember what was this t? T was the 2 pi under root L over g. अगर आप एक और चीज देखें तो टाइम पीरियड क्या था? 2 pi under root L over g. Please tell me, ये 2 pi under root L over g है, इसमें 2 चेंज हो रहा है, pi चेंज हो रहा है, g चेंज हो रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम चेंज हो रही है, टाइम पीरियड चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, तो ओमेगा भी क्या है? इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है। इस सारी डिस्कशन से ऐसा फील होता है ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। ओमेगा का कोई ताल्लुक जो है वो क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, यहां से फिर किसको काट दूं? ओमेगा को काट दूं, ओमेगा को भी काट देते हैं। ओमेगा को किस बुनियाद पर मैंने कांस्टेंट किया वो आपके सामने मैंने फैमिली दे दी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ओके, एक सेकंड मैंने ओमेगा का ही फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, टी की जगह क्या लिखा? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ से आपके ऐसा नहीं तो वैसे ही कट गया और जो लेंथ है, लेंथ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। सिंस द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जो भी आपका प्लैनेट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, बस यहाँ पे मतलब ओमेगा इज तो ओमेगा को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो प्लीज टेल मी प्रोपोर्शनैलिटी किसकी डेवलप होती है? प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप होती है किसकी? E नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या? x नॉट का स्क्वायर। E नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या जी? x नॉट का स्क्वायर। व्हाट इज E नॉट? द टोटल एनर्जी, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम है, व्हाट इज हैपनिंग टू दैट? वो कम हो रही है। अगर वो कम हो रही है तो वैज्ञानिक बात बताइए एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड को सब्जेक्ट बनाता हूं क्योंकि अननोन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ ई नॉट। अब बताइए अगर आपका ये ई नॉट कम हो रहा है तो उसके कम होने से व्हाट इज हैपनिंग? आई बिलीव एक्स नॉट भी कम हो रहा है। अगर ई नॉट हाफ हो गया तो एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ हाफ हो जाएगा, मतलब वो 2 टाइम्स, मतलब ये अगर 2 टाइम्स नीचे आता है तो ये अंडर रूट 2 टाइम्स नीचे आएगा। ठीक है, खैर मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो बुनियादी तौर पर मैंने आपको क्या सवाल लिखा? एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्या? एक्सप्लेन द व्हाट? द फिनोमेना ऑफ डैम्पिंग यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपके सामने लिखी है। यहाँ साहब क्या हो रहा है, उसके अंदर जब डिसिपेशन होती है फ्रिक्शन की वजह से अदर फॉर्म्स में, तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती है। मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन थी, इक्वेशन में से मैंने हाफ को इग्नोर किया, एम को इग्नोर किया, ओमेगा का स्क्वायर इग्नोर किया, एक्स नॉट के साथ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाई, एक्स नॉट को सज बनाया। आपके सामने है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? क्या बोलते हैं, एक्स नॉट भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे किसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये जो एक्स नॉट का डिक्रीज है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ये तो समझ आ गया। ये जो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड को मैंने एक्सपोनेंशियल कह दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस बात को भी समझाना है। क्या करें कि कौन सा वाले नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी ये वाली नहीं, मतलब और टाइम के साथ मैंने बात करी। एक काम करें, एक्सप्लेन द exponential decrease in amplitude. Explain why the decrease in amplitude is exponential. 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 Okay. इसके लिए वैसे तो एक्सपोनेंशियल का वर्ड आपको मालूम है प्योर मैथ का वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? पहले जरा मैं बायोलॉजी वालों से ये पूछना चाहता हूँ
डू दे नो व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना? मैं इसके दो तीन इसका एक बैकग्राउंड डेवलप कर देता हूँ। एक होता है मतलब किसी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज करना, इज डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करना। ये डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करना क्या होता है? जिसका ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, जब एक क्वांटिटी जीरो है तो दूसरी क्वांटिटी भी जीरो है, एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। ये सारा होता है जी इसका डायरेक्ट डिक्रीज या डायरेक्ट इंक्रीज होना। फिर होता है लीनियरली इंक्रीज या लीनियरली डिक्रीज होना। ये क्या होता है? सर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें कोई ना कोई उसका y इंटरसेप्ट होता है। x की जब वैल्यू जीरो थी तो y कुछ था, लेकिन हाँ x के ज्यादा होने से y भी ज्यादा हो गया और x के कम होने से अच्छा। तो डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज या लीनियरली इंक्रीज डिक्रीज तो ठीक है। अब जो मैं लफ्ज बोलूंगा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी में थोड़ा इजाफा हो और दूसरी में बहुत ज्यादा इजाफा हो तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। या फिर एक क्वांटिटी में थोड़ा इजाफा हो और दूसरी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो, बहुत ज्यादा कमी हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना बोलते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, मैं नहीं इसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना चाहता, मैं इस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का लफ्ज़ या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का लफ्ज़ हमारा मैथ्स का अपना सीधा सीधा मीनिंग है, मैं मैथ्स की मीनिंग से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और मैथ्स का मीनिंग क्या है जनाब साहब? साइड पर दो ग्राफ अगर रफ किस्म के बना लीजिए ताकि आपको एक्सपोनेंशियल का लफ्ज़ समझा सकूं। तो इस मीन बाय एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। मैथ्स वालों को पता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं बायोलॉजी वाले हैं वो क्या करें, वो एक दो छोटे छोटे ग्राफ बना लें साइड पे एज अ साइड नोट। इफ दिस इज x, this is y, they shall know what is this. This is some sort of क्या exponential increase का ग्राफ है and they call it y equals to क्या a की पावर x। एंड नो अगर मैं कहूँ जी कोई चीज ग्राफ जो है वो यहाँ से यूं आ रहा है, व्हाट इज दिस? अगर यूं जा रहे तो ऊपर तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, तो यूं आ रहे तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। कैन यू प्लीज टेल मी इसकी इक्वेशन आपने क्या पढ़ी होगी? y is equal to a की पावर माइनस x। क्या जनाब साहब? आज हम दिस इज y is equal to a की पावर माइनस x। टेस्ट में भी सवाल पूछा है, यही सवाल दिखाएंगे वो टेस्ट में। आपके मैथ के टेस्ट में कहीं ग्राफ स्केच करना था किसी का, और सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था? क्वेश्चन नंबर क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 6 या 7। इट वाज 7 क्वेश्चन और उसकी एक साइड पे किसका ग्राफ था? y is equal to, चेक करो ना भाई क्वेश्चन पेपर निकालो यार। वहां पर एक तरफ ग्राफ बनाना था 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। जो e की पावर माइनस एक्स है या 2 की पावर माइनस एक्स है या a की पावर माइनस एक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बोलते हैं। उसका ग्राफ एक यूं करके बनाना था और दूसरा वाला कैसे बनाना था? अंडर एक्स वाला तो हमारे पास यूं करके बनता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक दफा इंटरसेक्ट करता था। इस किस्म का कहीं आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। बहरहाल मैंने आज तो उसकी प्रॉब्लम नहीं कराई, लेकिन मैं कल करा दूंगा। उसका लेना देना कहीं ना कहीं ऐसा है। मैं बस बायोलॉजी वालों को क्या बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के ग्राफ को क्या बोलें? इस ट्रेंड को बोलें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, और इसको क्या बोलें? इसको बोलें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। दिस इज सम एक्स्ट्रा मैथमेटिकल नॉलेज जो मैथ वालों को तो क्लियर है, बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी परेशानी इससे आप दिक्कत हो सकती है। बहरहाल वो अपनी साइड के ऊपर कहीं ना कहीं ये दो ग्राफ मेंशन कर दें। और इस ग्राफ को मेंशन करने के बाद मैंने इंक्रीज की बात तो नहीं की है, मैंने किसकी बात की? मैं तो डिक्रीज की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन व्हाई द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात नहीं हो रही है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज की बात हो रही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस सवाल का जवाब या तो आपको ग्राफिकली दूं या फिर मैं आपको सवाल का जवाब न्यूमेरिकली दूं। तो मैं
दोनों तरीकों से जवाब देना चाहूँगा, ठीक है। और दोनों तरीकों से जब जवाब देते हैं तो क्या करते हैं, कॉलम्स बनाने की कोशिश होती है, लेकिन मैं नहीं बनाऊँ, ठीक है। आज मैं कॉलम नहीं बनाऊंगा, एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देनी है, वो आधे पेज पर नहीं आएगी, और ग्राफ मैंने ऑसिलेशंस का पूरे पेज के ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो काम करें, पहले मैं इसका ग्राफिकल जवाब देता हूँ, फिर मैं इसका आपको न्यूमेरिकल जवाब देना चाहूंगा। तो काम कीजिए, आंसर में लिखे। अच्छा, ये जो दो ग्राफ बनाए बेटा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये साइड पर 50 दफा बोला है कि साइड पर बनाए, साइड पर बनाए, साइड पर बनाए, ये साइड है। साइड का मतलब होता है बिल्कुल पेज के साइड बनाएं, उधर बनाएं, ताकि ये जवाब का हिस्सा फील ना हो। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काटिए, मतलब मैं बंद करता हूँ, काट रहा हूँ। ये जवाब का हिस्सा थी ना, नोट्स है ना, उसको पढ़ने का स्टाइल है कि सर आपने ऊपर सवाल लिखा था, नीचे क्या बना दिया, तो पता चले पेपर में आप पहले दो ग्राफ बना के समझा रहे हो कि वो सर ये नहीं कहा था एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसा होता है, तो पहले ये बनाने हैं, पहले ये नहीं बनाने, एक्स्ट्रा नॉलेज है। जवाब की तरह हमारा जवाब में एडिट कीजिए, पहले ग्राफिकल एनालिसिस देंगे इसका। ग्राफ में किस चीज का बनाऊंगा, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मैं क्या कहूंगा जी, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू क्या जनाब, टाइम। वहां है टाइम और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, नो जस्ट एक्स, इट्स नॉट एक्स नॉट, इट्स एक्स। तो आप नॉर्मल ऑसिलेशन में बताएं कैसे होती हैं, सर जो नॉर्मल ऑसिलेशन का सीन क्या होता है, उनका यहाँ पर क्या होता है, एक्स नॉट होता है। नॉर्मल इसका ग्राफ बनाए, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, ग्राफ बनाना चाह रहे थे। मैंने अभी आपके सामने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैं पहले क्या बनाना चाहता हूं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बनाना चाहता हूं। व्हाट इज मेंट बाय अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिनका डैम्पिंग शैम्पिंग नहीं हो रही होगी, जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, जिनमें आई बिलीव क्या बोलते हैं डिस्प्लेस, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो काम करें जी, ग्राफ बनाएं, कैसा ग्राफ बनना चाहिए। हेलो जी, ये मैंने क्या बना दिया है, अच्छा मैंने तो दो वेव्स बनाई है, कोशिश करें कि तीन वेव्स आ जाए आपकी, कोशिश करेंगे 3-4 वेव्स आ जाए, बिकॉज मैंने डैम्पिंग शो करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके कॉलम्स इसलिए नहीं बनाए थे, आई वांटेड कि मैं ग्राफ के ऊपर ज्यादा सारी वेव्स शो कर सकूं। तो आप कुछ ऐसा कीजिएगा, मेरे पास तो बोर्ड की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से एरो जी यहां पे जा सकता हूं। नाउ यू सी, मैंने यहां पे आपको जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज टाइम, ऑन द वाई एक्सिस देयर इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे ये काम 0 से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज टाइम हियर, द टाइम पीरियड t, व्हाट इज टाइम हियर, द टाइम 2t, व्हाट इज हियर, इट इज 3t। तो इस तरह से हमारा ग्राफ चल रहा है। अच्छा, वैसे t और 2t और 3t के जो 1t है उसकी वैल्यू सेम है। मैं चूंकि टूलर के साथ नहीं बना रहा तो मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं हो रहा, मैंने अपने हिसाब से जितना बनाया वो बनाया। अच्छा, अब अगर एयर मौजूद है, अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट्स मौजूद हैं, अगर रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है और एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी ने डिसिपेट होना है, ऑसिलेशंस ने डाई आउट होना है, एम्पलीट्यूड ने डिक्रीज होना है, डैम्पिंग का फिनोमेना होना है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में इसके ऊपर कैसे बनाऊंगा, उसके लिए आई वुड लाइक टू यूज ब्लू कलर का पेन। अब उसमें क्या होगा, चेक करते हैं जनाब साहब क्या होगा। पहले वाला तो मैं बिल्कुल इसके
बराबर ही बनाने की कोशिश करूंगा। पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर क्या होगा जी, हेलो जी। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पहले बनाइएगा, मत पहले सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। और अगर आप एक और बात को गौर करें कि एम्पलीट्यूड की कमी जो पहले ऑसिलेशन में आई है, जब अगली ऑसिलेशन में जाते हैं उतनी ज्यादा कमी नहीं आई, कम नहीं, उससे कम आया। पहली ऑसिलेशन में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है एम्पलीट्यूड। मिसाल के तौर पर हम कहते जी इनिशियली एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया है, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया है, और अब एम्पलीट्यूड इतना हो गया है। अगर मैं इन एम्पलीट्यूड्स को आपस में ज्वाइन करना चाहूं, क्या करना चाहूं, अगर मैं इन एम्पलीट्यूड्स को आपस में ज्वाइन करना चाहूं तो आप एक बात पर गौर करिए कि ये ग्राफ कैसा फील हो रहा है आपको। रिमेंबर ये ऐसा नहीं है एक्सपोनेंशियल वाला कि शुरू में बहुत स्टीप है, मतलब पहले बहुत ज्यादा कमी आ रही है, आगे जाते थे मतलब एक वक्त आता है कि ऑलमोस्ट बिल्कुल, मतलब तो यू नो आई बिलीव ये जो डिक्रीज हो रहा है ऐसे, अगर मैं जाता हूं तो आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकेंगे। अच्छा, इससे अगर पीछे जाता तो क्या होगा, ऐसे होगा। सो ये जो मैंने इस वक्त रेड कलर की डॉटेड लाइन लगाई है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मतलब किस किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पलीट्यूड को। किसको, जो मैंने पहले ब्लैक कलर का ग्राफ और ब्लू कलर का ग्राफ बनाया है वो क्या है जी, वो क्या है सर, वो तो ऑसिलेशंस हैं, वो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ब्लैक वाला अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ब्लू वाला डैम्प्ड ऑसिलेशंस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और जो रेड कलर में मैंने किया है ये मैं वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड को क्या हो रहा है वो बता रहा हूं, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नहीं है। व्हाट इज दिस रेड ग्राफ, दिस टेल्स अस द एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड को क्या हो रहा है। अच्छा, ब्लैक डॉटेड क्या था, व्हाट इज दिस ब्लैक डॉटेड, ब्लैक डॉटेड में क्या हो रहा है सर, वहां पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है, दैट इज क्या, दैट इज कांस्टेंट। खैर बहरहाल मैं इसको जरा लेबल करना चाहता हूं कि मेरी कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आप इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं की दे देता हूं जी। ये जो मैंने सॉलिड ग्राफ बनाया ब्लैक से, व्हाट इज दिस, दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बनाई है, ओके। फिर जो मैंने ब्लैक से ही डॉटेड लाइन लगाई है, ये क्या है, ब्लैक से जो डॉटेड लाइन लगी है वो क्या भाई, वो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का क्या है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। फिर जो मैंने ब्लू कलर से एक ग्राफ बनाया है वो क्या है, दे आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस,
ठीक है। फिर जो मैंने रेड कलर से डॉटेड ग्राफ बनाया है वो क्या है? वो है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो जिनको क्या हो रहा है सर जी? वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ये तो जो मैं बात समझाना चाहता था वो क्या थी कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ मैंने दिखाया, और उस डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में अगर आप गौर करें तो मैंने 4 किस्म की लाइंस लगाई हुई हैं। मैंने जो सबसे पहले डॉटेड ब्लैक लाइन लगाई है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। कैसे? किसी को प्रॉब्लम है जी? फिर मैंने ब्लैक वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ ड्रॉ किया है। फिर मैंने ब्लू के साथ डैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें आप क्या देख सकते हैं? व्हाट इज हैपनिंग? जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एम्पलीट्यूड का डिक्रीज मैंने रेड कलर की डॉटेड लाइन से शो किया है। उस रेड कलर की डॉटेड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि दैट रेड कलर की डॉटेड लाइन इस किस तरह की लाइन है? दिस इज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली लाइन है। अब ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली लाइन का मतलब क्या है कि पहले टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिक्रीज आया किसके अंदर? एम्पलीट्यूड के अंदर। फिर अगले टाइम पीरियड में थोड़ा कम डिक्रीज आया एम्पलीट्यूड के अंदर, फिर उससे अगले टाइम पीरियड में और कम डिक्रीज आ गया। कहने का मतलब यह है, इधर देखें जरा, इस एक टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड इतना कम हुआ है। कितना? मतलब यहां से यहां तक, यूं समझे जी, यहां तक कम हुआ है। इतना एम्पलीट्यूड कम हुआ है। कितना जी? इतना। अब पहले जरा सुनो मेरी बात गौर करो। इन द फर्स्ट क्या ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का मतलब क्या है? तो ग्राफिकली हमने पहले अंडरस्टैंड किया है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो कैसी रही हैं। हाँ, अब आते हैं इस बात की तरफ, राम साहब ये ऐसा क्यों हुआ है कि पहले लम्हे में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ। सपोज करो ये 10 है, पहले लम्हे में 10 से क्या हो गया? 5, फिर 5 से क्या हो गया? 3, फिर 3 से क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब पहले लम्हे में डिक्रीज कितना था? 5 स्टेप्स का। फिर अगले लम्हे में डिक्रीज कितना था? 2 स्टेप्स का। फिर उससे अगले में डिक्रीज कितना था? 1 स्टेप का। तो उससे अगले लम्हे में क्या होगा? 0.5 स्टेप्स का, फिर 0.25 का, फिर 0.125 का, फिर करते करते ऑसिलेशंस 15-20 ऑसिलेशंस के बाद क्या होंगी? तब बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। एंड पे थोड़ा थोड़ा वो यूं हल्का फुल्का ऑसिलेट करता रहेगा। उसको जीरो पे जाने के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस चाहिए होंगी अपने आप को कंप्लीटली डाई आउट कराने के लिए। हाँ, अब इसका जो जवाब हमने देना है, इसका जवाब हम कैसे देंगे? आई थिंक इसका जवाब मैं वो फ्रिक्शन के इफेक्ट्स के साथ स्पीड का जो रिलेशन है उसके थ्रू जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे बात बताइए, आपने पिछले साल की जो मैंने कल भी शायद आपको एग्जांपल दी थी कि फ्री फॉल मोशन जब आपने पढ़ा था पिछले साल, तो आप क्या देखते थे? जैसा जी, इनिशियली द स्पीड वाज इनिशियल, द स्पीड इज 0. So initially the frictional effect was 0. Initially the acceleration was maximum. जाग के बैठे मेरे भाई, मैं आपको O लेवल और AS की कहानी सुना रहा हूं और पता नहीं क्या आप आगे से मुझे 0-0 किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वो जो कहानी थी क्या था? एक फ्री फॉल मोशन थी। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया था फ्रॉम रेस्ट इनटू द एयर। ठीक है, तो रेस्ट पे स्पीड क्या थी? फ्रिक्शन क्या होगी? इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगी? 9.81 जितनी। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करेंगे स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। नेट फोर्स क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि फ्रिक्शन ज्यादा होते होते क्या हो जाएगी? वेट के बराबर हो जाएगी। तब नेट फोर्स क्या होगी? तब एक्सेलरेशन क्या होगी? लेकिन तब स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। उस मैक्सिमम स्पीड को क्या कहेंगे? ये तो पिछली कहानी होगी, मेरा अभी इससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सिर्फ इतना है, स्पीड ज्यादा हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है, स्पीड कम हो तो फ्रिक्शन कम होती है। अब आपसे एक सवाल, पहली ऑसिलेशन, अब आते हैं जब पहली ऑसिलेशन हो रही थी तो
एक्स नॉट क्या था, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी, मतलब मैक्सिमम थी, एक्स नॉट मैक्सिमम था। तो एक इक्वेशन होती है वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा को माने गोली, वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर एक्स नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वी नॉट की वैल्यू भी बहुत, अब इधर आए, वी नॉट ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन का इफेक्ट भी, व्हाट इज द फ्रिक्शन का इफेक्ट, दिस वन फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है, फ्रिक्शन का इफेक्ट है सर जी वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करना है, उसने डिसिपेट करना है, डिसिपेट करना तो एनर्जी बहुत कम करनी है, एनर्जी बहुत कम होगी तो एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। अच्छा, अब एक अगली बात, अगर एम्पलीट्यूड ही कम हो गया तो वी नॉट को क्या हो जाएगा, बहुत कम, तो जब वो कम होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, जब वो फ्रिक्शन कम होगी तो ये वाला फिनोमेना क्या होगा, तो जब ये कम होगा तो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। बात समझ आ रही? अच्छा देखें समझ आएगी। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि शुरू में जो पहली ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, उन ऑसिलेशंस में आपका जो एक्स नॉट है वो क्या होता है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वी नॉट है मीन पोजीशन के पास, वो वी नॉट क्या होता है, और शू करके गुजरता है वहां से, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट का मतलब क्या है, लॉस इन एनर्जी या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, सिस्टम की अपनी स्पीड क्या होती जाएगी, तो सिस्टम के ऊपर फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिसिपेशन क्या होती जाएगी, तो डैम्पिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस रेज इज नोन एज क्या, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियल, इट्स नॉट कांस्टेंट इन एवरी सेकंड ऑफ टाइम। पहले बहुत ज्यादा डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है, फिर कम डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है, फिर और कम डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है, तो इसको मैथ्स वाले क्या कहते हैं, they state it like this, the decrease in amplitude is exponential, या amplitude is decreasing exponentially with respect to time। and ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है, अब इसके अंग्रेजी में या मैथमेटिक्स में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको समझाने के लिए क्या है जी, ग्राफ के बाद क्या लिखे जी, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ exponential decrease in amplitude while damping, numerical understanding of exponential decrease in amplitude while damping। ये वाली तो कुछ भी है, ए चीज तो ये 3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं। ये इक्वेशन क्या समझाती है, ऐसा जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेशन है उसका ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्ट है। ये क्या समझाती है, सर जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है उसका ताल्लुक स्पीड के साथ प्रोपोर्शनल है। ये क्या समझाती है, सर जो डिक्रीज इन एनर्जी है, जो डैम्पिंग है, मतलब डेल्टा ही लिखा मैंने, क्या लिखा, डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का ताल्लुक फ्रिक्शन के साथ है। ये दिस एफ इज फॉर फ्रिक्शन, याद रखिएगा। ये जितनी ज्यादा फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा उतना ज्यादा डैम्पिंग होगी, उतनी ज्यादा चेंज इन एनर्जी होगी। ओके, अब मुझे इन 3 बातों की बात करनी है, बताएं जी, एक बात बताएं। शुरू में इन द वेरी फर्स्ट स्टेज एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट वॉज मैक्सिमम, इनिशियली एक्स नॉट मैक्सिमम था, तो वी नॉट भी मैक्सिमम था। अब अगर वी नॉट मैक्सिमम था तो फ्रिक्शनल इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा। इनिशियली अगर एक्स नॉट इज मैक्सिमम तो वी नॉट इज ऑल्सो मैक्सिमम, इफ वी नॉट इज मैक्सिमम तो फ्रिक्शनल इफेक्ट इज ऑल्सो maximum, and if the frictional effect is maximum then the change in energy, मतलब वो जो damping वाली एनर्जी का चेंज है या डिक्रीज इन एनर्जी, that is क्या, that is also maximum। इसमें मतलब जब ये
डेल्टा ई मैक्सिमम होगा। एक और बात हमने वहां पे पढ़ी हुई है क्या जी, ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर, या एक्स नॉट इज प्रोपोर्शनल टू अब मुझे बात बताएं डेल्टा ई क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा ई चेंज एनर्जी, ये चेंज पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है, ये इंक्रीज वाली एनर्जी कि डिक्रीज वाली एनर्जी है। यहाँ पे डेल्टा ई में किसको बोल रहा हूँ, डैम्पिंग को बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ, डैम्पिंग या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को बोल रहा हूँ। जितनी ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी क्या होगा, एम्पलीट्यूड में तब्दीली उतनी ज्यादा आएगी। क्या होगा जनाब साहब, हमने वहां की आज के लेक्चर के आगाज में लिखा हुआ है कि जनाब साहब क्या सिचुएशन है कि हमने डैम्पिंग का ताल्लुक एनर्जी के साथ निकाला हुआ है कि एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट या एक्स नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ई। अगर आपका डेल्टा ई बहुत ज्यादा हो गया है तो जो रिमेनिंग ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा ई बहुत ज्यादा है तो ई नॉट बहुत, ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया तो रिमेनिंग टोटल एनर्जी बहुत कम होगी। और तो इक्वेशन नहीं है, बस एक आइडिया है कि ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा। मैं अंग्रेजी लिखने के बजाय सारा कुछ प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना चाह रहा हूँ कि डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो जो ई नॉट है वो बहुत, अगर ई नॉट बहुत कम हो जाता है तो एक्स नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ ई नॉट। तो अगर ई नॉट बहुत कम हो गया तो एक्स नॉट बहुत कम हो जाएगा। अब दोबारा यहां से आते हैं, अब अगली बात सुनिए जरा, अगर एक्स नॉट कम हो गया तो वी नॉट भी कम हो जाएगा, वी नॉट कम हो गया तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम होगी तो चेंज इन एनर्जी भी कम हो जाएगी। चेंज इन एनर्जी अगर कम हो गई तो ई नॉट में क्या होगा, ज्यादा तो नहीं होगी यहां तो बता दो, ई नॉट की कमी क्या हो जाएगी, तो ई नॉट में जो कमी आनी है वो कमी कम हो जाएगी। उस कमी के कम होने से डिक्रीज इन एक्स नॉट भी कम हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, मैं जो समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो क्या करें जनाब साहब, तो अंग्रेजी लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ। बस इन इक्वेशंस को अपने सामने रखें। असल में इक्वेशन मतलब कौन सी मैंने अपने आप को बना ली है, ये वाली, ये मैंने कोई अपने आप से कि इसका डिक्रीज ये होता है तो उसका इंक्रीज वो होता है, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर इक्वेशन से रिलेट भी नहीं करना चाहता, लिख तो दी, आप कैसे बताऊं, अंग्रेजी लिखेंगे। Initially, when the amplitude of the oscillating system is maximum, initially when the amplitude of the oscillating system is maximum, initially when the amplitude of the oscillating system is maximum, कॉमा लगा के लिखें, the maximum speed of the oscillating system is also maximum. Initially, when the amplitude of the oscillating system is maximum, तब क्या होता है, तब the maximum speed of the oscillating system is also maximum. ये वो v नॉट की बात हो रही है, जब x नॉट बहुत ज्यादा है तो v नॉट भी बहुत ज्यादा है। v नॉट का नाम क्या है, मैक्सिमम स्पीड, तो उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो मैंने क्या बोल दिया, इनिशियली व्हेन द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, मैं इस फ्रेज की बात कर रहा हूं, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम द मैक्सिमम स्पीड इज क्या, द मैक्सिमम स्पीड इज आल्सो मैक्सिमम। ओके, अब अगर मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम है तो काम करें, कॉमा लगाएं, द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द एयर इज मैक्सिमम, the frictional effect of the air is maximum। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, initially when the amplitude of the oscillating system is maximum, the maximum speed of the oscillating system is maximum, then the maximum speed of the oscillating system maximum, क्या लिखा हमने, the frictional effect of the air या जो भी medium है it is maximum। अब अगर frictional effect maximum है तो क्या लिखूं, dissipation of energy is maximum, कॉमा लगा लिखेंगे,
डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, डिसिपेशन मतलब लॉस या जो भी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, अगर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम है तो उसका मतलब क्या है? डैम्पिंग इज क्या? डैम्पिंग इज मैक्सिमम, डैम्पिंग इज मैक्सिमम, डैम्पिंग इज मैक्सिमम। अब मैं यहां से ना इक्वेशनों के थ्रू नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने जो ई नॉट और डेल्टा ई वाली इक्वेशन है तो ये रैंडम से बनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन लगा के क्या लिखेंगे? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस। अगर ये वी नॉट कम हो गया क्या लिखूं? फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द एयर डिक्रीजेस, फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द एयर decreases, frictional effects या frictional effect of the air decreases। अच्छा, अगर frictional effect of the air decrease हो गया तो अब क्या होगा? तो जो dissipation of energy है into क्या? into heat और other forms, वो क्या हो जाएगा? Again, dissipation of energy into other forms decreases, dissipation of energy into heat or sound decreases। अगर डिसिपेशन कम हो रही है तो द फिनोमेना ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेस, द फिनोमेना ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेस। फिनोमेना ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेस। आई डॉट ई आखिरी जुमला लिखने लगाऊंगी, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। इस बात का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, तो वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड का जो कमी है वो कमी भी कम हो रही है। पहले बहुत ज्यादा कमी आ रही थी, अब थोड़ी कमी आ रही है। एंड दिस अबाउट एक्सप्लेनेशन इज नोन एज क्या? इज फॉर क्या? इज फॉर डैम्पिंग इज नहीं, डैम्पिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, डैम्पिंग इज एक्सपोनेंशियल की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो काम कीजिए, आखिरी बात लिखिए, द अबव एक्सप्लेनेशन, द अबव स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन, द अबव स्टेटमेंट्स explain what? Explains why the decrease in amplitude is exponential. The above explanation or the above statements explain why the decrease in amplitude is exponential, या why damping is exponential। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये डैम्पिंग का मतलब सिखा दिया है, डैम्पिंग में डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड का मतलब सिखा दिया है। डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड को उसने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहा है, वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज समझा दिया है। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है और एक न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कहता है अंग्रेजी लिख के समझाओ। मैंने पहले ग्राफ समझाया, फिर थोड़ी इक्वेशन लिख दी, एंड पे जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये हमारा असल में जवाब है।